हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि यह वीडियो जो होने वाली है यह हमारे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की है। जी हाँ, एमपीटीटी वर्ग 3 की जो होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें से ये सिर्फ प्राथमिक वालों के लिए यानी डीएलएड करने वालों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसका विषय पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण जो विषय है उसका अध्याय 1 और उसका क्लास 1 आपके सामने लेकर आए हैं। आज उसी की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई वो जो क्लास 1 है उसमें पर्यावरण अध्याय का जो 1 है उसमें कौन से टॉपिक्स है, डिटेल में पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। ध्यान में रखिएगा कि यहां जो पढ़ाया जाएगा वही सारी चीजें आपको आने वाली परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करने में, हल करने में पूरी तरह से मदद करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। लेकिन बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक एमपीटीटी का कोर्स नहीं खरीदा है, हमारा एमपीटीटी वर्ग 3 का, वो कोर्स परचेस कर ले। ठीक, तो हमारा ये जो अध्याय है हमारा परिवार हमारे मित्र, जी हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए और सुनिए। ये पूरा अध्याय, पूरी इकाई जो है इस पर बेस्ड आधारित है। हमारा परिवार यानी हमारी फैमिली, यानी हम किस परिवार में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार किस तरह से हमें मदद करता है सीखने वगैरह में, इन सब कामों में। और हमारे मित्र, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। परिवार क्या होता है, परिवार के प्रकार क्या होते हैं, परिवार से क्या सहायता मिलती है, परिवार होने का फायदा क्या क्या है या नुकसान कुछ भी अगर है तो वो भी इसमें पढ़ेंगे। हमारे जो मित्र होते हैं वो हमारे जिंदगी के कैसे भाग होते हैं, सीखने में कैसे मदद करते हैं बच्चे के, बालक के, मुख्यतः इसी पर पूरा इस चैप्टर का फोकस रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं और बात करते हैं परिवार की। परिवार यानी कि फैमिली। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि परिवार जो होता है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार जो समाज की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आप पूछोगे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप पूछोगे क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट में भाई आपका आएगा परिवार। क्या आएगा? परिवार। जी हाँ, जो परिवार होता है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि समाज भाई धर्म में, जाति में, समाज मोहल्ले में, घर में और फिर परिवार में सबसे छोटी इकाई जो होती है परिवार की, वो समाज की, वो परिवार ही है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार ये पूछ चुका है प्रश्न, अभी पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई याद रखिए, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र होते हैं, उनका जो अधिगम का प्रोसेस होता है, उनकी लर्निंग की जो उनकी प्रक्रिया होती है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, उसमें परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फैमिली जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फैमिली जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसी को यहां पर डिस्कस करना है, उसी की बात यहां पर करनी है। तो सबसे पहले भाई ये ध्यान में रखिए कि जो भी परिवार होता है वो हमारे समाज की, अब देखो, बच्चा समाज में रहने लायक तब बनेगा जब वो समाज के गुणों को सीखेगा, समाज के नियम को, परंपरा को सीखेगा। तो समाज का गुण, समाज के नियम, समाज की परंपरा, यह सब सीखने का जो सबसे बढ़िया माध्यम होता है वो होता है स्कूल और फैमिली यानी कि परिवार। भाई स्कूल में आता है तो तरह तरह के जाति धर्म के बच्चों के साथ रहता है, मिलजुल कर रहता है। समाज में भी तरह तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहना होता है। और परिवार में भी आप देखोगे तो तरह तरह के लोग मिलेंगे, यानी किसी की सोच अलग है, किसी की सोच अलग है। तो परिवार में ही से ही शुरू होता है सब कुछ। बालक का जो पढ़ाई लिखाई या बालक के सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, अधिगम की प्रक्रिया, लर्निंग जो प्रोसेस होती है, वो उसकी कहां से शुरू हो जाती है? परिवार से ही शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे। आमतौर पर परिवार कहते किसे हैं? तो भाई जो मेनली सामान्य तौर पर देखा जाए तो परिवार में एक पति होता है, एक पत्नी, इनसे मिलकर ही परिवार बनता है। क्योंकि पति पत्नी होंगे, शादी विवाह होगा, तो उसके शादी के उपरांत बच्चे होंगे तो परिवार बन गया, छोटा परिवार, सुखी परिवार। बट हमेशा छोटा परिवार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, है ना, बुआ, तो इतने सारे मिलकर भी बच्चे, फिर ऐसा बड़ा सा परिवार हो जाता है जिसे हम संयुक्त परिवार के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे जॉइंट फैमिली भी कहा जाता है, ये जानते होंगे। अब स्मॉल फैमिली, सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, और एक जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार भी होता है। तो उसकी बात भी हम करेंगे, डिस्कस करेंगे परिवारों के प्रकार। पर ध्यान में रखिएगा कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार जो होता है वो बच्चे के सीखने का सबसे पहला सीढ़ी होता है, सबसे पहला उदाहरण होता है, सबसे पहला कदम होता है बच्चे का। परिवार से वो सीखता है। ठीक है, परिवार में मेनली जो होते हैं पति पत्नी, ये होते हैं, इनसे मिलकर एक परिवार बनता है। और देखा जाए तो परिवार में 2, 3, 4 पीढ़ियां भी रह सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। सामान्यतः 3 से 4 पीढ़ियों के लोग भी एक परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, जैसे कि दादा दादी, पापा मम्मी और बेटे। तो दादा दादी की 1 पीढ़ी, पापा मम्मी की 2 पीढ़ी और बच्चों की 3 पीढ़ी, है ना। बच्चों की शादी होगी, नाती पोते, उनके भी तो बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से परिवार चलता है। ठीक, तो ये कुछ खास बातें जो आपको परिवार के बारे में जानना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि भाई परिवार को हमेशा ही बालकों की प्रथम पाठशाला बोला गया है। ठीक है, परिवार को क्या बोला गया है? तो बालकों की प्रथम पाठशाला। ध्यान में रखना, बच्चों की जो पहला स्कूल होता है, पहली पाठशाला होती है, प्रथम पाठशाला होती है, किसे बोलते हैं? परिवार को ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो परिवार जो होता है वो बच्चों का प्रथम पाठशाला माना जाता है। कोई भी अच्छी या बुरी आदत कहां से सीखते हैं? परिवार से ही।
कोई भी अच्छी बुरी हैबिट्स, अच्छी बुरी आदत बच्चे जो हैं ये सीखेंगे कहां से? तो परिवार से ही सीखेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया परिवार का जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय कि परिवार होता क्या है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं परिवार के प्रकार के ऊपर। जी हाँ, टाइप्स ऑफ फैमिलीज यानी परिवार के प्रकार। सामान्यतः तौर पर, मुख्य तौर पर देखा जाए तो परिवार के दो ही प्रकार होते हैं। नंबर 1 संयुक्त परिवार जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। नंबर 2 एकल परिवार जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। जी हाँ, संयुक्त परिवार को ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है और एकल परिवार को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। अभी तो मैंने मोटे तौर पर दो टॉपिक बता दिए, दो प्रकार बता दिए, पर संयुक्त परिवार को और डिटेल में जानेंगे, एकल परिवार को भी और डिटेल में जानेंगे तब, और फिर परिवार की विशेषताएं भी पढ़ेंगे, तब जाके हमारा टॉपिक परिवार वाला पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक तो आपको परिवार का मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा, एक थोड़ा सा मोटे तौर पर आप ये समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में परिवार होता क्या है। परिवार क्या होता है? तो भाई परिवार वह होता है जो समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। दूसरा, ये बालक की प्रथम पाठशाला होती है। आमतौर परिवार पति पत्नी से बनता है और अधिकतर ये भी देखा जाता है कि परिवार में 3 से 4 पीढ़ी के लोग भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया परिवार के बारे में पूरा नॉलेज, जो आपको इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड, इतना मतलब जनरल नॉलेज परिवार के बारे में आपको इतना होना ही चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाएं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं संयुक्त परिवार की। हमारा सबसे पहला जो भाई ये टॉपिक है वो हम संयुक्त परिवार के ऊपर दे रहे हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। अंग्रेजी मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया था कि जॉइंट फैमिली बोलते हैं इसको, संयुक्त परिवार। इसमें दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी नहीं जाएंगे, वो तो अलग तरह के परिवार हो गए। दादा दादी, उनके बेटे मतलब अपने पापा मम्मी, हम उनके बेटे, और अगर हमारा विवाह तो हमारे भी बेटे, ऐसे मिला के पूरे ना, पिताजी के भाई चाचा जी हो सकते हैं, बड़े पापा हो सकते हैं, ऐसे सब मिला के पूरा जो ये बनता है ना, ये हमारा संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली होता है। आजकल आप देखोगे तो ज्वाइंट फैमिली पूरी तरह से कम होती जा रही है, यानी कि आपको संयुक्त परिवार उतने दिखेंगे नहीं, क्योंकि घर परिवार में झगड़े होते हैं। इन सब के कारण जो बच्चे अलग हो जाते हैं, प्रॉपर्टी जायदाद का बंटवारा हो जाता है, तो फिर माता पिता उसके बच्चे, माता पिता उसके बच्चे, फिर दादाजी किस किस में रहेंगे, दादी जी किस किस में रहेंगे, झगड़ा चलते रहता है, ये सारी चीजें चलती हैं। तो आजकल के समय में संयुक्त परिवार बहुत कम देखने मिलता है। पर पुराने समय में अगर आप आज से 20-30-40 साल पीछे चले जाए, 50 साल पीछे चले जाए, तो भाई 30-40 लोगों का परिवार एक साथ एक परिवार में रहता था, ऐसा होता था ज्वाइंट फैमिली। गांव में ऐसा अभी भी होता है कई जगहों पर, तो आपको 20-30 लोग का परिवार आराम से इजीली मिल जाएगा, 20 लोग का तो मिल जाएगा आराम से। अगर अभी भी आप ज्वाइंट फैमिली वाले में जाओगे, गांव खेड़े में देखोगे, तो किसी गांव में, रूरल एरियाज में, क्योंकि जहां पर खेत खलियान होते, खाने के लिए अनाज मिल जाता है, तो वहां बच्चों को पालने का इतना झंझट होता नहीं है। तो संयुक्त परिवार होने के, ज्वाइंट फैमिली होने के अपने फायदे हैं बड़े परिवार के, ठीक है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। और छोटे परिवार के भी अपने फायदे हैं, पर दोनों के अपने अपने नुकसान भी है, वो भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल हमारा टॉपिक इतना ही, ठीक है। चलिए आ जाता है और देखते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो क्या कहते हैं मेन संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई बात ये ध्यान में रखो, आप क्या ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। संयुक्त परिवार जो होता है, ज्वाइंट फैमिली जो होती है, आपका संयुक्त परिवार जो होता है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखो, किसी भी परिवार में ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि माता पिता ही रह रहे, माता पिता और उनके बच्चे। जैसे अपने परिवार की बात हम करें तो अपने परिवार में जरूरी नहीं है कि आप और मैं ही होंगे, भाई आपके परिवार में आप, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, हो सकता है आपके परदादा परदादी भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे परिवार में, मतलब संयुक्त परिवार में, जब इसकी परिभाषा कैसे देते हैं कि जब किसी परिवार में कई पीढ़ियों को लोग एक साथ रहते हैं तो उस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है, ठीक। तो परिभाषा पूरी तरह से क्लियर है। कैसे क्लियर है? बिल्कुल इस तरह से कि जब किसी परिवार में, जब भी किसी परिवार में कई पीढ़ियों को लोग एक साथ रहते हैं तो उस परिवार को ही संयुक्त परिवार कहते हैं। किसे कहते हैं संयुक्त परिवार, किसे कहते हैं ज्वाइंट फैमिली? कि जब कई पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही परिवार में रहें तो उस परिवार को संयुक्त परिवार या फिर ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। नाम याद रखना है, संयुक्त परिवार। एक है, एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा पीढ़ियों के लोग एक साथ रहें, ठीक, तो उससे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, वो एक साथ काम करते हैं, यानी कि घर में 2 बहुएं तो दोनों बहुएं खाना बनाने में मदद कर रही हैं, एक आटा गूंद रही है तो एक चावल बना रही है, सब्जी धो रही है ना, इस प्रकार से संयुक्त रूप से। इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होता है। भाई बड़ी फैमिली है तो बड़ी फैमिली को काम करना बड़ा आसान होता है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे फैमिली की बात करता हूं, पापा मम्मी, मैं और मेरा भाई तो बाहर कहीं और जॉब करता है, पापा ड्यूटी करते हैं, मैं अपने काम में बिजी रहता हूं, कोचिंग में और अपने यूट्यूब में बाकी काम में। तो पूरा बोझ हम दोनों तीनों लोगों का, मम्मी जो हमारी माता जी के ऊपर, उनका भी पूरा बोझ आ जाता है। लेकिन यहीं अगर थोड़ा सा परिवार बड़ा होता और फैमिली बड़ी होती तो लोग ज्यादा होते, पर काम करने वाले, सपोर्ट करने वाले भी लोग ज्यादा रह जाते, ये भी होता, ठीक है।
तो वही बताया है, संयुक्त परिवार के सदस्य एक साथ काम करते हैं, इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होता है। ठीक, संयुक्त परिवार में किसी भी सदस्य पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होता। क्यों? क्योंकि परिवार के सभी लोग एक साथ काम करते हैं। और क्या, उनके खर्चे जो होते हैं भाई, उनके खर्चे भी कम होते हैं। उदाहरण रसोई और त्योहारों से संबंधित खर्च, है ना, उनके खर्चे भी कम रहेंगे क्योंकि भाई बड़ा परिवार रहेगा, एक साथ मिलकर सारे त्योहार मना लिए जाएंगे, एक साथ मिलकर सब कुछ काम धाम कर लिया जाएगा, तो उनके थोड़े खर्चे कम पड़ जाते हैं। कई बार गांव में, अभी पुराना अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो गांव में लोगों के ज्यादा बच्चे क्यों होते थे? क्योंकि भाई अब वो तो ऑब्वियस रीजन है कि उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको जागरूकता नहीं थी कि ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा खर्चा होगा, पर वो मानते थे कि अगर हमारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ खेत है तो अगर हमारे 3-4 बच्चे, 4-5-6 बच्चे रहेंगे तो वो हमारे खेत में हाथ बटाएंगे बढ़िया से, खेत अच्छे से बढ़िया चलेगा, अनाज उगेगा और वही अनाज बच्चे खा लेंगे। तो इन ज्यादा बच्चों को पालने के लिए कोई ज्यादा झंझट नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए अनाज वहां मिल जाता था। पर आज जो खुद राशन बाकी चीजें खरीद कर खा रहे हैं भाई, उनके लिए ज्यादा बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें उस समय हुआ करती थी। इस वजह से पुराने समय में संयुक्त परिवार का चलन बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी बढ़ रही है आगे, वैसे वैसे संयुक्त परिवारों का जो चलन है वो कम होते जा रहा है। वैसे भी आजकल के माँ बाप 1 बच्चे या 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे, तो संयुक्त परिवार बनने के चांसेस बड़े कम हो जा रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे भाई आप दादा दादी को देखना, उनको पूछना होगा, उनके परदादा दादी को पूछना भाई, आपको ऐसा होगा कि अच्छा खासा 5-6 लोग तो मिल जाते थे, ऐसा होता था, 5-6 बच्चे तो रहते थे, है ना। तो ये संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़े और जानकारी इसके बारे में लेते हैं कि भाई वो सभी संयुक्त परिवार कहलाते हैं, वो सभी संयुक्त रूप से समस्त संपत्ति और धन के मालिक होते हैं। अब भाई संयुक्त परिवार है तो 10 एकड़ खेत है और परिवार में 20 लोग हैं, तो भाई सबका अधिकार है उस खेत के ऊपर, और जब बंटवारा होगा तो सबको भाई बराबर बराबर मिलेगा, है ना। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जितनी भी धन, संयुक्त परिवार में क्या होता है, जितनी भी संपत्ति, जितना भी धन होता है उसके मालिक सभी लोग होते हैं, सबके सब होते हैं, है ना। इसमें समस्त संपत्ति और धन के मालिक होते हैं, पूरा परिवार एक साथ, संयुक्त रूप से मतलब एक साथ मिलकर परिवार उसका मालिक रहेगा, है ना। अलग से किसी एक का अधिकार नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर पूरे परिवार के कल्याण को किसी एक ही व्यक्ति के कल्याण से अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब मान लो 10 लोग हैं परिवार में और एक को भिंडी पसंद नहीं है लेकिन बाकी 8 को पसंद है, तो या 9 को, तो घर में भिंडी ही बनेगी। एक व्यक्ति को उतना महत्व नहीं मिलेगा, बाकी को ज्यादा देखा जाएगा। यानी परिवार की खुशी को ज्यादा वैल्यू मिलती है सिवाय एक व्यक्ति की खुशी के। जैसे मान लो कोई माँ बाप हैं और उनका एक बच्चा है, तो वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे, मतलब अपनी खुशियां छोड़ के सिर्फ उस एक बच्चे की खुशियां मानेंगे। पर संयुक्त परिवार में सबकी मर्जी चलती है, सबको थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ता है, सबकी बात माननी पड़ती है ना। तो ये ध्यान रखना है, पूरे परिवार के कल्याण को किसी एक ही व्यक्ति के कल्याण से भी अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? संयुक्त परिवार में। एकल परिवार में ऐसा नहीं होता। संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में, पूरे परिवार की भलाई, पूरे परिवार की मर्जी, पूरे परिवार की अच्छाई के लिए एक व्यक्ति को इग्नोर कर सकते, एक व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे चलेगा, लेकिन पूरे परिवार का, परिवार के ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए, उनकी बातें ज्यादा से ज्यादा मानी जानी चाहिए। इस तरह की चीजें किसी में होती है? सिर्फ और सिर्फ संयुक्त परिवार में। और बात करें तो हाँ, कभी कभी किसी सदस्य का व्यवहार अन्य सदस्यों को पसंद नहीं आता। संयुक्त परिवार में 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों की सोच एक जैसे नहीं होगी, 10 के 10 लोग एक तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, एक तरह का चरित्र नहीं होगा, ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो संयुक्त परिवार है उसमें किसी एक सदस्य के व्यवहार अन्य सदस्यों को पसंद नहीं आता, जिससे दुर्भावना उत्पन्न हो सकती है, जलन होती है कि बड़े बेटे को ज्यादा मान रहे, छोटे को कम मान रहे, पिताजी सारा खाना पीना खर्चा सब कुछ जो है बड़े बेटे को ज्यादा दे रहे हैं, छोटे बेटे को ज्यादा दे रहे, बड़े बेटे को कम दे रहे हैं, उसको ज्यादा लाड़ प्यार हो रहा है, उसका ज्यादा मान हो रहा है घर में। तो इससे एक दूसरे के प्रति दुश्मनी आ जाती है। हम सब ने, जहां तक आप सबने वो स्वर्ग मूवी देखी होगी शायद आप लोगों ने, है ना। स्वर्ग मूवी टीवी पर आते रहती है, राजेश खन्ना, गोविंदा की शुरुआती मूवीज में से एक है वो, तो बड़ा फेमस हो गया था मूवी। उसमें कैसा परिवार का पूरा झगड़ा दिखाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही। इससे परिवार में कुछ तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है क्या? होता ही है भाई। संयुक्त परिवार में आमतौर पर देखो तो झगड़े तो चलते रहते हैं ना। टीवी पे अगर आप बहुत सारे डेली सोप के सीरियल्स देखोगे, अमीर घर का, उसमें जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया, तो ऐसे सीरियल्स में भी आपको, धारावाहिकों में भी आपको दिख जाएगा कि बड़ा परिवार रहता है ना, तो छोटी बहू बड़ी बहू के बीच झगड़ा चलता है, सास बहू के बीच झगड़ा चलता है, एक दूसरे से जलने की भावना रहती है, ये चीजें होती है। तो इस संयुक्त परिवार होने के फायदे हैं, सपोर्ट मिल जाता है, तो संयुक्त परिवार होने का नुकसान भी है। क्लियर? चलो अब आते हैं एकल परिवार पर। जैसे संयुक्त परिवार को ज्वाइंट फैमिली बोलते थे, वैसे ही एकल परिवार को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर फैमिली। एकल भाई, न्यूक्लियर एक ही होता है ना, कोशिकाओं में देखना न्यूक्लियस एक ही होता है, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी है न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार। बात करें एकल परिवार की, तो जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे
मॉडर्न जमाना आया, पुराने जमाने की सोच खत्म हुई, तो लोगों ने छोटा छोटा परिवार बनाना ज्यादा बेटर समझा। या फिर कई बार संयुक्त परिवार में झगड़ा हो जाता है, संयुक्त परिवार में दुर्भावना उत्पन्न होती है, तो परिवार से लोग अलग होने की सोचते हैं कि अपना हिस्सा लो भाई, 10 एकड़ खेत है तो मेरे हिस्से का 2 एकड़ खेत दे दो, मैं अलग हो जाता हूं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो समय बीतने के साथ साथ लोगों ने अलग अलग जगहों पर घूमना और बसना शुरू कर दिया। इस तरह एकल परिवार अस्तित्व में आने लगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, पहले मेरे ही घर पर बता रहा हूं, मेरे दादा दादी थे और मेरे 2 चाचा और मेरे पापा, हम सब यहाँ घर पर गांव में रहा करते थे। पापा बाहर जॉब करते थे। फिर पिताजी हमको पढ़ाने लिखाने के लिए गांव से शहर में लेकर आ गए और वहां पर हमें पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। अब हम भी कोई बहुत बड़े शहर में नहीं है, छोटा गांव ही था, लेकिन हाँ वहां से निकलकर एकदम गाँव के इलाके से निकल के थोड़ा सा टाउन जैसे इलाके में आ गए। तो अब यहीं पर रह गए, यहीं घर बना लिया, बस गए। तो पापा मम्मी मैं और भाई, हम 4 लोग का परिवार यहाँ सेटल हो गया। तो अब हम संयुक्त परिवार से निकल के क्या बना लिए, एकल परिवार। तो ये भी ये हुआ, ठीक है। आजकल तो देखना बहुत ऐसा होता है कि जैसे शादी होती, विवाह होता है, लड़की शर्त रखती है लड़के के सामने कि शादी के बाद तुम माँ बाप के साथ नहीं रहोगे, शादी के बाद हम अपना अलग घर खरीद लेंगे, अलग घर बना लेंगे। आते ही घर फूट जाता है, घर टूट जाता है ना। ऐसा होने भी लगा है। तो लड़की की गलती नहीं, इसमें गलती लड़के की है, नालायक, जो इतने समय से रहे, माँ बाप के बात ना सुन के कल की आई हुई महिला के लिए बात सुनने लग जाता है, ठीक है। उसे समझना चाहिए माँ बाप का साथ देना है। तो एकल परिवार में सामान्यतः केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं, ये होता है एकल परिवार। पर उन बच्चों की शादी हो जाए, फिर भी माँ बाप के साथ रह रहे, उन बच्चों के बच्चे हो जाए, तो फिर तो संयुक्त हो गया ना। एकल कहां से बचा, यानी माता पिता, बच्चे और उनके बच्चे, है ना। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा। पर एकल परिवार में सामान्यतः पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी 3-4 लोगों से ज्यादा का परिवार नहीं होता। फिर अगली बात क्या है कि शहरों में ज्यादातर आपको लोग एकाकी परिवार में ही देखने मिलेंगे। यानी इस एकल परिवार का एक और नाम है भाई, एकाकी, ठीक है। क्या नाम बोलेंगे उसको, एकाकी, सिंगल फैमिली, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एकल परिवार का एक और नाम है एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एकल परिवार का जो चलन है वो कैसे आया कि लोग अलग अलग जगहों पर घूमने, काम की तलाश में घूमने गए, काम की तलाश में गए, तो वहां अब व्यक्ति के पास उसकी बीवी, उसके बच्चे तो होने ही चाहिए, क्योंकि वहीं कमा रहा है तो बच्चों को वहीं पढ़ा भी सकता है। तो इस तरह से बच्चा संयुक्त परिवार को छोड़कर, व्यक्ति संयुक्त परिवार को छोड़कर एकल परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली में ज्वाइन हो जाता है, उसमें जुड़ जाता है। तो ये चीजें हो जाती है। और एकल परिवार में सामान्यतः आपको पति पत्नी और उनके बिना शादी वाले अविवाहित बच्चे रहेंगे आपको, ठीक है, ये देखने मिलेंगे आपको, ठीक। तो ये हो गया भाई एकल परिवार के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में। फीचर्स ऑफ फैमिली, विशेषता, खासियत, परिवार की क्या विशेषता होती है। पहली बात भाई, एक परिवार में माता पिता, बच्चे और बाकी के निकट संबंधी भी हो सकते हैं, बुआ, है ना, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होती है कि एकल परिवार, एक परिवार में, एकल की बात नहीं हो रही, कोई भी एक नॉर्मल फैमिली में, तो एक परिवार में माता पिता, बच्चे और अन्य निकट रक्त संबंधी, यानी खून से संबंधी जिनका संबंध हो, ब्लड रिलेटेड, है ना, बुआ हो सकती है, फूफा जी हो सकते हैं, ये सब रहते हैं। फिर कई व्यक्ति मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं और कई परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। यानी फैमिली है ना प्लस फैमिली प्लस फैमिली इक्वल्स टू सोसाइटी, है ना, परिवार प्लस परिवार इक्वल टू समाज, ऐसा होता है। फिर परिवार कैसे बनता है, पर्सन पर पर्सन 1 प्लस पर्सन 2, है ना, लड़का और लड़की दोनों ने शादी की, इनके बच्चे हुए तो बन गई फैमिली। अब फैमिली, बच्चों के बच्चे हो गए तो क्या हो गया भाई, संयुक्त परिवार हो गया। ऐसे ही कई संयुक्त परिवार मिलकर क्या बना देंगे भाई, सोसाइटी, समाज बना देंगे। ये क्लियर है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक। तो एक परिवार में माता पिता, बच्चे और अन्य निकट रक्त संबंधी, यानी खून से जिनका रिश्ता, खून रिश्ता रखने वाले, वो लोग रहेंगे। दूसरा कि कई व्यक्ति जो है मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं और कई परिवार मिलकर समाज का, यानी पहले व्यक्ति मिलेंगे तो क्या बनेगा, परिवार। फिर परिवार जब मिलेंगे तो क्या बनेगा भाई, कई परिवार मिलकर क्या बना देंगे, एक समाज का निर्माण कर देते हैं। किस चीज का निर्माण करते हैं भाई, एक समाज का, फैमिली का, सॉरी सोसाइटी का, समाज का। फिर और क्या, परिवार में हो सकता है कि अलग अलग भाषा, विविध भाषा, संस्कृति और आदित्य वाले लोग का संपूर्ण विश्व में परिवारों के रूप में ही रहते हैं। जैसे कि एक आप देखोगे एक घर होता है, फिर बाजू में दूसरा घर होता है, तो ऐसे कई घर मिलके मोहल्ला बनता है, कई मोहल्ले मिलके गांव बनता है, कई गांवों को मिलके भाई शहर जैसा बनेगा, कई शहरों को मिलकर राज्य बनेगा, कई राज्यों को मिलकर एक देश बनेगा और कई देशों को मिलकर संपूर्ण विश्व बनेगा। तो इस प्रकार से पूरा परिवार वाला सिस्टम चलता है। हम तो हमारे यहाँ तो चलन भी है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी समस्त विश्व ही हमारा परिवार है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस बात को कई बार रिपीट कर चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री भी एस जयशंकर वो भी रिपीट कर चुके। यानी भारत हमेशा संपूर्ण विश्व को परिवार मानता है, इसलिए सारे देशों की मदद भी करता है, ठीक है।
हमारे नालायक दोस्त चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को भी मदद हमने की है। लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम पे दवाइयाँ भेजी मुफ्त में, वैक्सीन भेजी, ठीक। तो ये सब करते रहते भाई हम, क्योंकि हम सबको परिवार मानते हैं। परिवार हमारी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति करता है। परिवार क्या करता है भाई? परिवार जो है हमारी बेसिक जो नीड्स होती है ना, हमारी जो मूलभूत बहुत जरूरी चीजें होती हैं, बेसिक जो नीड्स होती हैं, उनकी पूर्ति परिवार ही करता है। कौन करता है? परिवार, फैमिली, है ना भाई। परिवार हमारी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति करता है। आवास मतलब रहने वाला घर। यकीन पहले आप थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, जब आप छोटे थे, ठीक है, आप 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के थे, आपका घर आपका नहीं है, किसका है? माता पिता का। हाँ, आपका ही है, पर वो घर बनाया किसने? माता पिता ने। आपको खाना दोनों टाइम कहां से मिल रहा है? माता पिता से। वस्त्र माता पिता से, कपड़े और किताबें, पढ़ाई, फीस, ये सब माता पिता ही दे रहे हैं। तो परिवार में रहने से आपको ये सहायता मिल जाती है। पर परिवार नहीं हो, मान लो फैमिली ही ना हो, तो खुद कमाओ, खुद के लिए खर्चा करो, खुद खाना बनाओ, खुद रहो, खुद के घर को साफ करो, घर का किराया भी दो, या घर खुद के दम पर पैसे से बनाओ। यानी आप खुद समझो, अकेले व्यक्ति को किन किन चीजों से वंचित रहना होता है। पर जिनका परिवार होता है उनको क्या क्या चीजें मिलती हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। क्लियर? और बात करें और क्या भाई, परिवार जो होता है वो क्या करता है? परिवार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए एक प्रारंभिक पाठशाला की तरह होता है। ठीक है, व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो छोटे बच्चे खुद से नहीं नहा सकते, कौन नहलाता है? माता पिता। मम्मी उसको कैसे नहलाती है? छोटे बच्चे कितनी केयर करती है मम्मी। तो बिल्कुल उस प्रकार से उसकी मालिश करना, उसको नहलाना, एकदम अलग तरीके के कपड़े पहनाना, उसको पाउडर वगैरह लगा के, वो काला टीका लगा के भाई बढ़िया से एक नंबर बच्चे को सजा देना, ये परिवार ही करता है ना। पैदा होते बार अगर किसी को छोड़ दिया जाए, उसकी कोई देखभाल ना करे, बच्चा जीवित ही नहीं रह सकता। परिवार सब कुछ करता है। ठीक, हमारा जो मानसिक विकास है, सोचने का, ये हमारे परिवार से हमको मिलता है। फिर हमारा जो नैतिक विकास है, यानी संस्कार, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज, वो भी परिवार से ही मिलती है। यानी परिवार के लोग अगर धर्मात्मा है, दयालु है, ज्ञानी है, तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा, धर्मात्मा, ज्ञानी, दयालु ऐसा ही बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे कई मूल्य भी है जो परिवार के सदस्यों को एक साथ बांधे रखते हैं, जैसे कि स्नेह, सम्मान, सुरक्षा और सभाजन। स्नेह मतलब एक दूसरे से प्यार, सम्मान मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट, सुरक्षा मतलब एक दूसरे को बचाना। जैसे बचपन में क्या होता है, एक बार किसी ने मेरे भाई को मार दिया था, और मतलब हम मोहल्ले में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मार्बल्स, वो कंचे खेल रहे थे, गोलियां, तो भाई के पैर से किसी की वो कंची गोली हुई, छिड़ गई हो, तो उसने मेरे भाई को पीठ पे मुक्का मार दिया एक। तो फिर मैंने उसको इतनी जोर से मारा, उसका नाक फूट गया था, नाक से पूरा खून निकलने लग गया। तो घर वालों ने बाद में मुझे डांटा, बट भाई मेरे भाई को मार दिया, मैं मारूंगा मेरे भाई को चलेगा, क्योंकि वो मुझे ही अधिकार है सिर्फ, लेकिन उसको कोई और बाहर का मारेगा तो नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार की मतलब परिवार सुरक्षा करता है, माता पिता हमारी सुरक्षा करते हैं, बड़े भाई बहन हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, हमें वो सुरक्षा की भावना मिलती है। सभाजन यानी साझा करना, यानी हम दोनों भाई अपने अपने कपड़े शेयर कर लेंगे, पैसे शेयर कर लेंगे, हम दोनों भाई अपनी खुशियां शेयर कर लेंगे, अपने दुख भी शेयर कर लेंगे। यानी परिवार में रहने से आपको भाई क्या क्या मिलता है? परिवार में आपको स्नेह, लाड़, प्यार, सम्मान, सुरक्षा, सभाजन, ये सब मिलता है, साथ भी मिलता है आपको परिवार से, है ना। ये सारी चीजें, भरोसा भी रहता है, परिवार आपको समझता है, हमारी पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई, ये सब हमारा परिवार हमारे बारे में अच्छे से जानता है। ठीक, और क्या कि भाई हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्यों के अलावा दूर के रिश्तेदार भी आते हैं कई बार, है ना, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ वगैरह, ये सब मौसा मौसी, और ये सभी सदस्य पारिवारिक त्योहारों के दौरान ही मिलते हैं, है ना। कोई शादी ब्याह रहा, या फिर कोई इवेंट रहा, जैसे गणेश जी बिठाए गए, या फिर कोई और भी ऐसा त्योहार वगैरह रहा जिसमें हम मेहमानों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो आते हैं हमारे साथ, मिलते हैं, तो वो भी हमारे परिवार की तरह है, वो भी एक दूर के रिश्तेदार है, बट है परिवार ही। तो इस प्रकार से परिवार के साथ रहने से सारी चीजें आपको मिलती हैं, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं। ठीक, तो ये रही हमारी आज की क्लास, यह पर्यावरण की पहली क्लास थी, यूनिट 1 का अध्याय 1 का। अगली क्लासेस भी ऐसे ही आती रहेंगी लगातार, एक के बाद एक। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, तो उनको भाई मैं बता दूं कि हमारा एमपीटीटी का जो सितंबर की परीक्षा होने वाली थी, उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया था। अभी तक कोई भी डेट आई नहीं है परीक्षा की, जैसे ही डेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। उसके लिए भाई आप जो अभी तक, अब वैसे लेट हो गया है, परीक्षा को टाइम है, तो डेट आगे ही बढ़ेगी, तो हमारे पास पढ़ने का और भी बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एमपीटीटी का कोर्स जितने अभी तक परचेस नहीं किया है, तो हमारी सफलता बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो सफलता बैच है वो एमपीटीटी वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए स्पेशल है। इस बैच में आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। फिलहाल त्योहार चल रहा है, तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 30% नहीं,
33% का छूट आपको मिल रहा है। जी हाँ, 33% की भारी छूट मिलेगी। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारी ऑफिशियल ऐप है, ऐप डाउनलोड करके वहां पर कोर्स परचेस कर सकते हैं। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। 33% की छूट मिल जाएगी बिना कूपन कोड के। कूपन कोड डालेंगे तो सिर्फ 10% छूट मिलेगा, इससे कूपन कोड छोड़ देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 33% की छूट। और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। याद रखिएगा, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। सबके कॉल अटेंड नहीं कर सकता, तो मैसेज में आपको रिप्लाई जाएगा, कोर्स परचेस करने की प्रोसेस बताई जाएगी। तो इस प्रकार से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलेंगे अगली क्लास में। बाकी क्लासेस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट से जरूर चेक करें। सभी विषयों के सिलसिलेवार और बढ़िया तरीके से जो नोट्स चाहिए सभी सब्जेक्ट का, वो नोट्स ऑलरेडी ऐप में अपलोडेड है सभी क्लासेस के, तो आप जाके वो नोट्स भी देख पाएंगे, कोर्स परचेस कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। जय हिंद, जय भारत।